नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सांसदों के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई, लेकिन सांसदों ने भी अब महाराष्ट्र में उद्धव की बर्बादी की पटकथा लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में उद्धव के केवल 9 ही सांसद शामिल रहे। फिर बात करेंगे एनआईए के चक्रव्यूह में फंसी पीएफआई की, जिसका कनेक्शन उदयपुर और अमरावती हत्याकांड में सामने आने के बाद अब एजेंसी को कुछ सबूत भी मिले हैं। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चक्रकाल में फंसे भगौड़े विजय माल्या की, जिसे कोर्ट ने अब अवमानना मामले में 4 महीने की सजा सुनाई है और साथ ही 4 हफ्ते में 317 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे घोटाले के चक्रव्यूह में फंसी मेधा पाटकर की, जिस पर आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर 13.5 करोड़ रुपए के हेरफेर करने के आरोप लगे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात सांसदों के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी बचाने के लिए जीतोड़ प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की सरकार बन गई। मगर सियासी संकट अब तक खत्म नहीं हुआ है। शिवसेना किसकी होगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव और शिंदे का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह साफ किया है कि स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन या सुनवाई अभी ना करे, कोर्ट का फैसला आने तक मामला स्थगित रखें। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि कोर्ट में यह मामला लिस्टेड नहीं था। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने इसकी जल्द सुनवाई की मांग की। अब पहले कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, उसके बाद ही स्पीकर कोई फैसला ले पाएंगे। इसी बीच कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने 15 विधायकों को पत्र लिखकर एक भावुक अपील की थी। पहले तो उद्धव ने उन तमाम विधायकों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने मुश्किल हालातों में पार्टी के प्रति अपनी वफादारी और निष्ठा को बरकरार रखा। फिर उनसे अपील की कि वो किसी भी धमकी या प्रलोभन के चक्कर में ना पड़े और एकनिष्ठ रहे। एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरह से 40 विधायकों ने शिवसेना में बगावत की और उद्धव ठाकरे मुंह के बल गिरे, उसके बाद लगातार वो अपने बचे हुए विधायकों को अपनी तरफ रखने की जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। हालांकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा ही फिर से उद्धव के साथ हुआ। भले ही अब तक उद्धव के बचे हुए विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की, लेकिन कल जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी, उसमें केवल 9 लोकसभा सांसद ही पहुंचे हैं। शिवसेना के लोकसभा में कुल 19 सांसद हैं। 10 सांसदों के ना पहुंचने पर अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। सांसदों की बैठक में गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, विनायक राउत, धैर्यशील माने, हेमंत गोडसे, राहुल शिवाले, श्रीरंग बारने, प्रताप जाधव और सदशिव लोखंडे पहुंचे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी भी इस बैठक में पहुंची। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से उद्धव गुट की शिवसेना में टूट पड़ सकती है, क्योंकि लगातार सांसदों की ओर से उद्धव ठाकरे को शिंदे के साथ समझौता किए जाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन उद्धव का अहंकार खत्म नहीं हो रहा था। ऐसे में फिर से पार्टी में असंतोष की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद इन सांसदों को भी ये बात अब समझ आ गई है कि उद्धव ठाकरे का भविष्य महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से चौपट हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही उद्धव गुट को राहत मिली हो, लेकिन उसके बाद झटका भी जोर का लगा है। यहां उद्धव ठाकरे को सांसदों ने आईना दिखा दिया, तो वहीं नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर सिर तन से जुदा किए जाने वाली जघन्य वारदात के तार अब कट्टरपंथी इस्लामी संगठन एसडीपीआई से जुड़ रहे हैं। एनआईए ने कन्हैया लाल हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम फरहाद शेख उर्फ बबला है।
इस आरोपी को कन्हैया लाल की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं कन्हैया लाल के हत्यारों के कनेक्शन अजमेर दरगाह के जिस खादिम गौहर चिश्ती से होने की बात सामने आई थी, उसके नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। और ये गौहर चिश्ती भी पीएफआई का ही मेंबर खुद को बताता आया है। इन सभी के बीच अब मामले में तार जिस तरह से एसडीपीआई से जुड़ रहे हैं, उसके बाद पीएफआई को लेकर एजेंसी और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक राजनीतिक मोर्चा है जो कि पीएफआई नामक कट्टरवादी संगठन को संरक्षण प्रदान करता है। आशंका जताई जा रही है कि 20 जून को नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ निकाली गई एक पीएफआई की रैली के दौरान कन्हैया लाल की हत्या की साजिश रची गई थी। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज 2019 में ही एसडीपीआई में शामिल हो गया था। इतना ही नहीं, वो इस संगठन का सक्रिय सदस्य भी था। इसके साथ ही पूछताछ में आरोपी बाबला ने भी कबूल किया कि वो एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ है। वहीं अमरावती में उमेश कोले की हत्या भी बिल्कुल इसी तरह से की गई थी। दोनों ही मामलों में आरोपियों के पास से जो जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खंगालकर उनके विदेशी कनेक्शन की जांच की जा रही है और दोनों मामलों के तार एसडीपीआई और पीएफआई से जुड़ रहे हैं। इस संगठन में पूर्व सीमी कैडर जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है, एले हदीद जिस पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ये चलता है, और सलाफी विचारधारा के कट्टरपंथी हैं। इससे पहले दिल्ली दंगों से लेकर कई इलाकों में हिंदुओं पर हमले में एसडीपीआई पीएफआई के नाम सामने आ चुके हैं। जिस तरह के सबूत एनआईए को हाथ लगे हैं, उससे देश में पीएफआई की बड़ी साजिश का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसे देखते हुए एजेंसी सतर्क हो गई है। लेकिन एक बात यह भी है कि सरकार को इस पर एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। देश के कई राज्यों में तो पीएफआई बैन है ही, साथ ही अब जिस तरह से एक के बाद एक कई मामलों में पीएफआई की भूमिका सामने आ रही है, उसके बाद सरकार के पास उसे बैन करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के पुख्ता सबूत और कारण भी इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिससे इस कट्टर इस्लामिक संगठन की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ उदयपुर और अमरावती हत्याकांड में अब पीएफआई की साजिश की बू आने लगी है, तो दूसरी तरफ भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर फरार चल रहे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के ऊपर चल रहे कोर्ट की अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 4 महीने की जेल और 2000 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई है। और अगर 4 महीने में यह जुर्माना नहीं दिया गया तो माल्या की सजा को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। माल्या पर आरोप है कि उसने साल 2017 में कोर्ट से एक डील की जानकारियां छुपाई। अगर अब वो आगे भी कोर्ट के आदेश नहीं सुनता तो उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में माल्या के इस केस पर सुनवाई करने वाले जजों ने इस दंड को जरूरी बताया है, क्योंकि माल्या को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने उसे 4 हफ्ते के अंदर $40 मिलियन यानी लगभग 317 करोड़ रुपए 8% ब्याज के साथ वापस करने को कहा है। ये पैसा उसने अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में डाला था। अगर माल्या दी गई अवधि में आदेशों का पालन नहीं करता तो फिर उसकी संपत्ति कुर्क होनी शुरू होगी। ये केस डिएगो डील से जुड़ा हुआ है। इसी डील के पैसे यानी $40 मिलियन माल्या ने अपने बच्चों के खातों में भेजे थे, लेकिन जब कोर्ट ने इनका सही ब्यौरा मांगा तो माल्या ने ऐसा नहीं किया और केस में उसे दोषी करार दिया गया। इस मामले में पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो माल्या के खिलाफ केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि कैसे उसने न केवल विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर को लेकर गलत सूचना दी, बल्कि कोर्ट में पेश ना होकर अदालत की अवमानना भी की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 2017 में दोषी माना था और उसके बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद अब इस मामले में उसे सजा भी दी गई है। आपको यह भी बता दूं कि विजय माल्या 2016 में भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार लेकर यूके भाग गया था, जिसके बाद भारत में उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। जिन बैंकों ने उसे उधार दिया उनमें सबसे ज्यादा रकम स्टेट बैंक ने दी है, जो लगभग 1600 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा जिन अन्य बैंकों ने एयरलाइन को कर्ज दे रखा है उनमें पंजाब नेशनल बैंक ने 800 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक ने 800 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया ने 650 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 550 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 410 करोड़ रुपए दिए हैं।
विजय माल्या कुछ कानूनी दांवपेच अपनाकर यूनाइटेड किंगडम में डेरा जमाए बैठा है। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है। यूके की सरकार ने ना तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है, ना उसकी जानकारी साझा की है। इस कारण माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि विदेश में बैठ के ऐश करने वाले इस भगौड़े को अब 4 महीने की सजा समेत 317 करोड़ रुपए ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है। और उसने अगर ऐसा नहीं किया तो जल्द ही उसकी संपत्ति भी कुर्क होनी शुरू हो जाएगी। विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है और ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक और घोटालेबाज का घोटाला सामने आ गया है। ये घोटाला आदिवासी छात्रों को अच्छी शिक्षा दिलवाए जाने के नाम पर किया गया और घोटाला करने वाली हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर। हालांकि इसमें ये अकेली शामिल नहीं थी। मामले में मेधा समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इन सब ने मिलकर लगभग 13.5 करोड़ रुपए की हेरफेर किया है। घोटालेबाजों की इस गैंग पर आरोप है कि आरोपियों ने आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक सुविधाओं के प्रबंधन के लिए इकट्ठे किए गए फंड का इस्तेमाल राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी एजेंडे के लिए किया है। यह मामला एमपी और महाराष्ट्र 2 राज्यों से जुड़ा है, जिसमें हेरफेर के इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने वाले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुंबई में रजिस्टर्ड नर्मदा नवनिर्माण अभियान ट्रस्ट यानी एनएनए ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी के आदिवासी बच्चों के लिए आदिवासी शैक्षणिक सुविधाएं चलाने के लिए इकट्ठे हुए धन का दुरुपयोग किया है। दावा किया गया है कि एनएनए ने विभिन्न सोर्सेज से 14 साल में करीब 13.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया गया, जिसकी जांच की जरूरत है। इसे लेकर शख्स ने पुलिस को दस्तावेज भी सौंपे हैं। अब पुलिस सौंपे गए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाएगी, फिर दोनों पक्षों को दलीलें पेश किए जाने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं मेधा पाटकर ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए दावा किया है कि उनके पास खर्चों का पूरा लेखा जोखा है और ऑडिट है और ये आरोप राजनीतिक कारणों की वजह से लगाए गए हैं। मोदी विरोध में मुखर मेधा पाटकर पर लगे गंभीर आरोपों के चलते उनकी मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। कई मौकों पर यह केंद्र सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ भी जहर उगलती दिखाई दी है। दिल्ली की सीमाओं पर हुए किसान आंदोलन को लेकर भी इन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि वो फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही है, जिससे किसान आंदोलन में टूट पड़ सके। लेकिन अब खुद इन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच की जाएगी और अगर मेधा पाटकर अब इन पर जो लगे आरोप हैं वो सही पाए गए तो इस बार उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दे के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।